ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो काइंडली जल्दी से पास पेपर्स निकाल लीजिए बेटा। जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। और मेरा ख्याल है 3 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर। तो अब आज एक और क्लास हम अटेंड करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक को अब वो करेंगे आगे, फिर दूसरे टॉपिक्स को लेके चलेंगे। सो ऑफिशियली ये आज आखिरी क्लास है आपके लिमिटिंग फैक्टर की, ठीक है। लेकिन आखिरी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए ये, कीप दिस इन माइंड। आखिरी क्लास का ये मतलब नहीं है कि जितनी क्लासेस के अंदर बस क्वेश्चन हुए तो हुए, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो टॉपिकल पास्ट पेपर्स में आपको नजर आते हैं वो आप करते रहेंगे प्रैक्टिस, जहां फंसेंगे पूछ लीजिए। तो जितने भी टॉपिकल बात, स्पेशली कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं ना, तो देखो आप लोग कॉस्टिंग बहुत पहले से पढ़ रहे हो, कॉस्टिंग बहुत लिमिटेड 1-2 महीने पढ़ाया जाता है। अगर आप पूरा साल पढ़ रहे हो तो इसका एक बेनिफिट उठाओगे, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसके सारे पास पेपर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो। जितने भी टॉपिकल पास पेपर में क्वेश्चन है, अगर एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 करने हो। फायदा नहीं है ना पढ़ना, पूरा साल पढ़ने का फायदा क्या हुआ, पूरा बेनिफिट तो उठाओ। कम से कम ये 30 मार्क तो लॉक करो, 30 मार्क तो आने ही है ना कॉस्टिंग के, ये तो अलग करो। बाकी फिर फाइनेंशियल क्योंकि एक बड़ा एरिया है तो चलो ठीक है, उसके ऊपर आप सारे क्वेश्चन अगर नहीं भी कर सकते समझ में आता है, मेक सेंस। लेकिन कॉस्टिंग तो है ही लिमिटेड टॉपिक्स, तो इसलिए आज क्लास आखिरी जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन आखिरी नहीं होना चाहिए आप लोगों का। सो टॉपिकल पास पेपर निकाल लीजिए जरा सब लोग जल्दी से। और ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा जितने भी अटेंड कर रहे हैं क्लास को, काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दें इन द कमेंट सेक्शन विद योर नेम्स। आखिरी क्लास लिमिटिंग फैक्टर टॉपिक की आखिरी क्लास। फिर इसके बाद अगला टॉपिक यही मार्जिनल कॉस्टिंग का ही होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक और एरिया, डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे हम। चले जी, तो लिमिटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन निकाल लें भाई वापस से, वही वाले पास पेपर्स आपके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। तो आज हम एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, मेरा ख्याल है आज पुराने पुराने बहुत कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए सब लोग, नवंबर 2020। जरा थोड़ा करीब का साल कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर की क्या अप्रोच है। तो काइंडली सब लोग टॉपिकल पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कॉनी मैन्युफैक्चरर्स, नवंबर 2020, पेपर 23, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पेज नंबर है 332, पेज नंबर 332 लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे। टॉपिकल पास पेपर भाई सब आएगा, मिड तक जो जो पढ़ लिया सब आएगा। टॉपिकल पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 9, कॉनी मैन्युफैक्चरर, और इसका ईयर है अक्टूबर नवंबर 2020, पेपर 23, अक्टूबर नवंबर 2020, पेपर 23, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम पढ़ते हैं। फिर बेटा एक बार पूछ रहा हूँ सब लोगों से, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं, अटेंडेंस मार्क अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं की है तो प्लीज कर लीजिए, और पहले ही बता दीजिए अगर ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। चले स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कॉनी मैन्युफैक्चरर्स 3 products A, B and C. She has produced the following budgeted information for 1 unit of each product of the year ending 31st December 2021. तो प्रोडक्ट A, B, C अभी तक ऐसे ही हर जगह पे आपको 2 या 3 प्रोडक्ट दिए गए थे और उन तीनों की आपको डिटेल्स उसने बता दी है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी $100,000। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी है $1,00,000 और ये पूरे साल की है। फिर इसके बाद फोरकास्ट एनुअल डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट इज 12,000 यूनिट्स, यानी सबकी डिमांड बिल्कुल फिक्स है। एनुअल डिमांड 12,000 यूनिट, यानी 12,000 यूनिट एक साल में सेल होते हैं इन सबके अलग अलग।
ना सबसे पहला लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का आपने सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, दैट कंट्रीब्यूशन इज एन अमाउंट कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। दैट्स इट, फॉर्मूला लिख देना एक, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसको तो आप हटा दें। पार्ट बी है कैलकुलेट द बजटेड यूनिट कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वर्डिंग से नहीं घबराना है, क्या है, क्या इसने लिखा हुआ है, बजटेड यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही हुआ ना, ठीक है। तो कभी कभार थोड़ी सी इस तरीके की चेंज वर्डिंग्स का है, डोंट वरी, बात वही है। और इसके बाद उसने बोला है कैलकुलेट द बजटेड टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 इफ द डिमांड इज फुली मेट। तो जैसा कि इसकी शुरू से एक अप्रोच रही है, जब भी आपने अभी तक लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस किए हैं, एक सिंगल अप्रोच इसकी ये रही है कि पहले तो ये बिल्कुल जो डाटा देता है उसका सब कुछ कैलकुलेट करवा लेता है। अभी तक कोई लिमिटिंग फैक्टर का सीन नहीं है, सिंपल जो डाटा दिया हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो और साथ साथ टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल प्रॉफिट निकालो। तो ये आप लोग मल्टीपल टाइम कर चुके हो, स्टार्ट करो करना, मैं यहाँ पे करवाता हूँ लेकिन इससे पहले खुद कर लो। पार्ट ए इज थ्योरी, पार्ट बी और सी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्ट बी 3 प्रोडक्ट्स हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाल रहे हैं। अच्छा, हेडिंग वही लिख दो जो उसने मांगी है, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नहीं जो लिखा हुआ है वही लिखना होगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 यूनिट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ठीक। वही फॉर्मेट, सबके पहले सेलिंग प्राइस, फिर इसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्वेश्चन के अंदर क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, उसने हमें डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अच्छा भाई, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है $15, $20, $25। फिर इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल इन तीनों का दिया हुआ है 5, 5.5, 6। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है 4, 5, 7.5। फिर इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 2.5, 3.5, 2.5। ठीक, कैलकुलेट करें बेटा सब। सारी वैल्यूज माइनस करते रहे, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नहीं भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ साथ कैलकुलेट करते रहे बेटा, ताकि टैली भी होता रहे, ठीक है। सिर्फ मूवी नहीं देखा करें, साथ साथ कैलकुलेट किया करें, जैसे क्लास के अंदर सब लोग कर रहे हैं। बताइए भाई क्या वैल्यूज है, कितना, 3.5, 6 और 9, ठीक है, यही है भाई, सब लोग देख लो। चल अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी में उसने बोला है कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर इफ द डिमांड इज फुली मेट, यानी सबके यूनिट्स पूरे पूरे अगर हम बेच दें तो। ठीक है भाई, बताना है टोटल प्रॉफिट। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ उसने, बस टोटल प्रॉफिट निकालना है, सिंपल, टोटल प्रॉफिट इफ द डिमांड इज फुली मेट। तो जब हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास पहले से है, तो हम सिंपल अगेन यहाँ पे पहले 3 कॉलम, प्रोडक्ट ए,
प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और फिर टोटल। तो यहाँ पे अब इस तरीके से 4 कॉलम बन गए हमारे। फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हम स्टार्ट लेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी अभी आप लोगों ने ढूंढा है $3.5, $6, $9। अब क्योंकि ये सब पर यूनिट है तो टोटल के अंदर अभी कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि सब लोगों के कितने हैं, 12,000। अब सिंपल आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और फिर इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आ जाएगा। बताइए भाई, सब लोगों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज बताइए कितनी आ रही है। कैलकुलेटर चलाते रहे भाई, सब लोग टैली भी करते रहे, पहले वाले आंसर्स भी टैली कर लें, देंगे सब लोगों की यही वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही। इसके बाद ये करें पार्ट। हाँ भाई, वैल्यूज बताओ। 42,000, ठीक है। फिर कितना, 72,000, ठीक है। फिर 9 into 12 कितना, सही। अब इन तीनों को ऐड करो तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। $222,000। अब फिक्स कॉस्ट इसमें से हम लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, सवाल में दी हुई है 1 लाख। तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, दैट इज ये आपका पार्ट बी और सी कंप्लीट हो गया, जो कि हमेशा इसका स्टार्टर एक क्वेश्चन का पार्ट होता है, जिसमें लिमिटिंग फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता, बस ये एक सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है। नाउ आफ्टर दैट, अब जो आगे का पार्ट है अब मैं रीड कर रहा हूं, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था। अब वो आगे बोल रहा है भाई कि कॉनी हैज नाउ डिस्कवर्ड दैट हर लैंडलॉर्ड मे लिमिट द यूज ऑफ प्रेमिसेस रिजल्टिंग इन अ टोटल ऑफ ओनली 78,000 मशीन आवर्स बीइंग अवेलेबल। देखिए अब इस बार मशीन आवर्स इज द लिमिटिंग फैक्टर। हर बार अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर मटेरियल क्या था, लिमिटिंग फैक्टर था। तो मैंने उस दिन भी बताया था ना भाई कि जरूरी नहीं हर बार लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल, कभी लेबर भी हो सकता है, कभी मशीन आवर्स, कभी पैसे, कभी जगह, डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास मशीन आवर्स क्या है भाई, इस बार 78,000 है, इससे ज्यादा मशीन आवर्स यूज नहीं हो सकते, लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया, इससे ज्यादा मशीन नहीं चलाने दूंगा। द नंबर ऑफ मशीन आवर्स टू मेक ईच प्रोडक्ट आर, मैं आपको क्लियरली पहले ही बता दिया, प्रोडक्ट ए में 2 लगते हैं, प्रोडक्ट बी में 4 घंटे लगते हैं, प्रोडक्ट सी में 4 घंटे लगते हैं, तो 2 4 4, यानी आपको लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट बता दिया गया। हम आसान है, आगे फिर तो कुछ रहा ही नहीं। सिंपल क्या करूंगा मैं, अभी कंट्रीब्यूशन को इनसे डिवाइड करूंगा, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा, रैंकिंग करूंगा, प्रोडक्शन प्लान बनाऊंगा, प्रॉफिट निकालूंगा। वही स्टेप्स चलाने हैं जो स्टेप सिखाए। तो ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल करके उसने हमें बता दिया। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज, फिक्स कॉस्ट का कोई चेंजेस वेंजेस नहीं हो रही है, कोई सीन नहीं है चेंज होएगा, तो वो 1 लाख ही रहेंगी। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, वो पार्ट D1 में प्रिपेयर द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 बेस्ड ऑन द अवेलेबल मशीन आवर्स। प्रोडक्शन प्लान बनाना है हमें, और इसके बाद वही बजटेड प्रॉफिट, वही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट हमें कितना होगा इस प्रोडक्शन प्लान की बेसिस पे। डेफिनेटली इतना तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरी डिमांड हो रही है ना फुलफिल। अब हमारी पूरी डिमांड फुलफिल नहीं होगी क्योंकि मशीन आवर्स लिमिटेड है। तो पहले प्रोडक्शन प्लान बनेगा, और फिर उस प्रोडक्शन प्लान के बाद हम ऐसे ही बना के दिखाएंगे भाई आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है, चले फिर यहीं से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे पहले थोड़ी वर्किंग वगैरह कर लेते हैं, वर्किंग शर्किंग कर लेते हैं, फिर प्रोडक्शन प्लान उधर बना लेंगे। तो स्टेप्स नहीं भूलने बेटा आप लोगों ने, इस टॉपिक के अंदर पहले ही दिन में आप लोगों को स्टेप्स बता चुका हूं। जो अच्छा स्टेप को स्किप करके गएगा परेशान रहेगा, गलत कर देगा।
तो आप देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 तो ऑलमोस्ट आप कर चुके हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल चुके हो, आपको ये भी पता है कि आपका जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है, ये भी आप निकाल चुके हो। अब हमें तीसरे स्टेप से शुरू करना है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर्स, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स। फिर हम उसकी रैंकिंग करेंगे और फिर प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे। प्रोडक्शन प्लान जब तक नहीं बन सकता जब तक आपके पास रैंकिंग नहीं होगी। रैंकिंग के बगैर प्रोडक्शन प्लान बनाओगे तो फिर बस उस प्रोडक्शन प्लान को खुद ही संभालना। तो पार्ट D1 के लिए हम पहले करेंगे यहाँ पे वर्किंग। पार्ट D1 की वर्किंग क्या होगी भाई? उसकी वर्किंग सबसे पहले अगेन प्रोडक्ट के नाम लिख देते हैं पहले, A B C, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, इन तीनों के पहले मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख रहा हूं जो कि हमें अभी अभी मिले यहां से, ठीक है। 3.5, 6 और 9, 3.5, 6, 9। अब मैं क्या करूंगा, पहले यहां पे मशीन आवर्स लिखूंगा कि हर प्रोडक्ट के अंदर मशीन आवर्स कितने यूज होते हैं। मशीन आवर्स इस वक्त हमारा क्या है, बोलो भाई? ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। अलग से लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, या अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख भी लो। तो आपको क्लियरली उसने बता दिया है कि भाई इसमें 2 आवर्स इस्तेमाल होते हैं, इसमें 4 आवर्स इस्तेमाल होते हैं और इसमें भी 4 आवर्स इस्तेमाल होते हैं, सही है भाई? तो अब आपने सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिवाइड करना है इनके लिमिटिंग फैक्टर से, तो आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो बेटा करिए जरा, 3.5 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना बन रहा है? 1.75, सही है। फिर 6 को 4 से डिवाइड कीजिए, 1.5। फिर 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, 2.25। अब जब हमारे पास ये चीज आ गई तो फिर हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इस स्टेप को? पहले रैंकिंग फिर प्रोडक्शन प्लान। तो अभी सबसे बड़ी रैंकिंग किसकी होनी चाहिए? सबसे पहले सी बनना चाहिए, फर्स्ट रैंकिंग। फिर ए बनना चाहिए क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर्स आता है। फिर बी बनेगा, यानी इसका मतलब है इट इज वेरी क्लियर कि भाई जो बी प्रोडक्ट है उसके 12,000 यूनिट तो नहीं बनने वाले, क्योंकि आखिरी बारी उसी की आ रही है। तो इस तरह से रैंकिंग करनी है। पहले रैंकिंग करे बगैर डायरेक्ट प्रोडक्शन प्लान पे जंप करने की जरूरत नहीं है बेटा। मार्किंग स्कीम को पूरा पूरा कॉपी नहीं किया करो। मार्किंग स्कीम में अक्सर प्रोडक्शन प्लान पहले होता है, फिर वर्किंग कहीं छुपी हुई होती है। तो बेटा वो आपको सोल्यूशन दिखा रहा है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप करके तो नहीं दिखा रहा ना, तो वो तो आपको मेन रिक्वायरमेंट ही दिखाएगा। मार्किंग स्कीम में देखोगे तो मार्किंग स्कीम में तो वही चीज दिखाई जाएगी जो उसने मांगी है। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, होशियारी बिल्कुल ना कीजिए। जो स्टेप्स लिखवाए उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। रैंकिंग हो गई एक बार, अब बनाते हैं प्लान उस रैंकिंग के हिसाब से, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, कॉपी कीजिए इसकी वर्किंग को, फिर हम चलते हैं इसके ऊपर, प्रोडक्शन प्लान के ऊपर। प्रोडक्शन प्लान इस वाले बोर्ड पे बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो जरा मैं इसको इस साइड पे कर रहा हूं, आपकी जो ये स्क्रीन है उसको, ताकि आप लोगों के लिए विजिबल हो जाए पूरा एरिया। सही है। तो ये D1 की वर्किंग हो गई है बेटा। अब D1 का जो मेन प्रोडक्शन प्लान है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान इसने कहा है ना, ऑप्टिमम मींस बेस्ट। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे यहाँ पे अवेलेबल मशीन आवर्स। अब यहाँ पे ऐसे नहीं है सब लोगों के रट्टे लगे हुए, अवेलेबल मटेरियल लिख दिया इधर भी। इस बार मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इस बार मशीन आवर्स है। तो पूरा लिखो अवेलेबल मशीन आवर्स। कितने हैं भाई? सवाल में बोला हुआ उसने 78,000 आवर्स। अब भाई पहली बारी किसकी आई है? फर्स्ट प्रोडक्ट सी। पहले हम फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाएंगे प्रोडक्ट सी,
अब प्रोडक्ट सी के अंदर कितने यूनिट्स हैं, 12,000 है उसकी डिमांड, और एक प्रोडक्ट कितने आर का जाता है, तो 12 इंटू 4 कितने हो गए बेटा, 48,000। ये तो भाई पहले ही निपट गए। बच गए कितने, अवेलेबल आवर्स 30, सही है। अब इसके बाद सेकंड बारी किसकी है भाई, प्रोडक्ट ए की। प्रोडक्ट ए, अब प्रोडक्ट ए के भी यूनिट्स तो कितने हैं भाई, 12,000, और लेकिन एक प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है 2 आवर्स, से बन जाएगा 24,000। तो भाई कितना बच गया सर, 6,000 घंटे बच गए, अवेलेबल बच गए। अब भाई जितने बचे हैं उसमें ही जितने भी यूनिट्स बनेंगे उतने बनाने पड़ेंगे, तो हर बार क्या करते हैं वही करेंगे इस बार भी। थर्ड की जब बारी आएगी, दैट इज प्रोडक्ट बी, तो बेटा प्रोडक्ट बी के अब 12,000 नहीं बनेंगे, सिंपल 6,000 में जितने बन सकते हैं उतने हम बना देंगे। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक यूनिट में 4 घंटे इस्तेमाल होते हैं। सो वी विल बी प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स, 1500 यूनिट्स ओनली। तो यहाँ पे मेरा ये 6,000 घंटे का कोटा भी अब क्या बोला था मैंने, जब भी प्रोडक्शन प्लान बनाओ तो उसके बाद क्या करा करो, क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन समरी, यानी एक जगह पे लिस्ट डाउन कर दो कि भाई आपने किस किस यूनिट को कितना बनाया है। तो प्रोडक्शन समरी ये है हमारी कि भाई प्रोडक्ट ए के तो पूरे कितने यूनिट्स बने, 12,000 यूनिट्स, लेकिन प्रोडक्ट बी बेचारे के सिर्फ और सिर्फ कितने यूनिट्स बने, 1500 यूनिट्स, और प्रोडक्ट सी के भी पूरे 12,000 यूनिट्स। इस तरह से ये आपका पार्ट डी बन हो गया कंप्लीट विद द प्रोडक्शन समरी। प्रेजेंटेशन बेटा जितनी क्लियर रखेंगे कॉस्टिंग में उतना फायदा होगा आपको। एक बात याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन अपनी बहुत अच्छी रखा करें, प्रेजेंटेशन को बिल्कुल इतना क्लियर होना चाहिए कि देखते साथ बच्चे को समझ में आ जाए, देखते साथ एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि क्या किया। ऐसी ही ना हो कि आपको ही समझ नहीं आ रहा हो दूसरी बार देखने में, ठीक है ना, खुद ही कंफ्यूज हो जाओ ये मैंने क्या किया। इसलिए जरा थोड़ा बिल्कुल क्लियर हर चीज को कैलकुलेट करके कि हाँ भाई ये हुआ है। चले भाई, इसके बाद उसने बोला है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल प्रॉफिट, राइट जी बेटा। बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने बोला था कि एक कॉमन एरर बच्चे से जो होता है वो ये होता है कि अभी जब आप ये बनाओगे ना बेटा, वापस से बनाओगे नहीं, इसमें बच्चा यही 12-12 लिख देता है, गड़बड़ कर देता है। अब क्योंकि आप देखो पहले आपने बनाया है ए, पहले बनाया सी और फिर, अब बच्चा दिमाग में होता है ये ए बी सी चल रहा है, तो वहां पे लिख के आ जाएगा 12-12-15, ऐसी जैसी हो जाएगी पूरी सारी आपकी वर्किंग की। तो ऐसे एरर्स बहुत हो चुके हैं, इसलिए मैं यूजुअली बच्चों को बोलता हूँ भाई ये कर लिया करो। अब इसके ऊपर फिर आगे की वर्किंग बड़ी आसान हो जाएगी। सो पार्ट D2 अब हम करते हैं। पार्ट D2 के अंदर सिंपल सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस फर्क कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1500 हो जाएगा, दैट्स इट, बाकी सब एज इट इज रहेगा। मैं तो अपना काम बचा रहा हूँ भाई, तुम लोग तो करो वापस। मैं यहाँ पे इसको सिंपल बोल दूंगा D2, और अब क्योंकि सारे डिमांड नहीं हो रहे तो इसलिए ये वर्ड हम हटा देंगे, और यहाँ पे मैं 12,000 और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1500। तो जो जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं मैं उसको मैं हाईलाइट करूंगा। तो 6 मल्टीप्लाई 1500 कितना बनता है भाई, कितना, 9,000।
अब इन सबको ऐड करें। वन 150 अब 159 में से लाख माइनस हो तो आपको पूरा बनाना है ना भाई, ठीक है, आप नहीं कर सकते ये, मैंने मेरे पास था ऑप्शन, मैंने कर दिया। ये पार्ट D2 हो गया। चल करें सॉल्व। क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, बस थोड़ी सी थ्योरी है वो भी देख लेते हैं। ये हमारा D2 में इतना प्रॉफिट आ रहा है, यानी इस वक्त करंट सिचुएशन के हिसाब से हालात ऐसे हैं कि भाई इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, और ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट है इस सिचुएशन में। यानी अगर आप खुद से होशियारी करते हैं, नहीं 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 मैं ये 12,000 बनाऊंगा, ये 10,000 बनाऊंगा, ये कम बनाऊंगा, तो फिर इससे भी कम आएगा प्रॉफिट, इससे भी कम हो जाएगा। हाँ लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ कॉनी पेज हर लैंडलॉर्ड $65,000 शी विल बी एबल टू हैव अनलिमिटेड मशीन आवर्स। यानी लैंडलॉर्ड हो गया लालची, लैंडलॉर्ड को चाहिए ज्यादा पैसा, उसको $65,000 अगर हम रेंट देते हैं और एडिशनल ना, तो भाई फिर उसमें अनलिमिटेड मशीन आवर्स हो जाएंगे, यानी जितना यूज करना है करो। तो अब एडवाइस करो भाई कि क्या इसे लैंडलॉर्ड को $65,000 पे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बताइए भाई। तो आप सिंपल एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन क्या करेंगे, अभी के हालात में कितना प्रॉफिट होगा, अब एक और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, पहले कितना प्रॉफिट आ रहा था हमारा 1,22,000 ऐसा था, 122 था। अब मुझे एक बात बताओ, उस वक्त आपका जो फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1,00,000, अब कितनी हो जाएगी 165। तो बेटा 122 में से अगर 65,000 माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा 122 में, पुराने वाले की बात करो, तब तो हम पूरे बना रहे थे ना 50, अभी कितने बन रहे हैं। लानत भेजो उस लैंडलॉर्ड में, मतलब रखो तुम अपने पास जगह, तुम्हें मैं $65,000 दे के भी प्रॉफिट कितना बनेगा, कम बनेगा, तो भाई मैं ऐसे कर लूंगा, सही है हमारे लिए, सही। पहले तो कैलकुलेशन, लेकिन ये तो फाइनेंशियल डिसीजन हो गया। ये जो आपकी कैलकुलेशन करने के बाद आपने जो डिसीजन लिया है, ये क्या है, प्योर फाइनेंशियल। बिजनेस के डिसीजन बेटा सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते। अब आप ये बोलोगे कि भाई देखें आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स भी तो होंगे ना जो तीनों खरीदते होंगे। भाई बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो तीनों प्रोडक्ट्स आपसे खरीदते होंगे, तो अगर उनको एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो माइट बी पॉसिबल बाकी दो भी नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए कॉनी को चाहिए कि भाई लैंडलॉर्ड को थोड़े ज्यादा पैसे दे दे, लेकिन तीनों प्रोडक्ट बनाए पूरे पूरे। ये आपकी नॉन फाइनेंशियल एडवाइस है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बातें करने के बाद इन दी एंड आपकी मर्जी है, कोई भी एडवाइस कोई भी ओपिनियन आप दोगे, आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। मजे की बात की अकाउंट्स में, अकाउंट्स के अंदर जरूरी नहीं आप बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखो, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखो, बुलेट पॉइंट में भी बात कर सकते हो। अभी तक कितने मार्क्स का है ये, 7 मार्क्स का है ना। तो यहाँ पे आप 2 पॉजिटिव बात करो, 2 नेगेटिव बात करो, बुलेट पॉइंट बना बना के इन दी एंड ओपिनियन अपने जस्टिफाई कर दो, भाई आप मेरी ये, मैं ये राय देता हूँ कैसा होना चाहिए। सिंपल बुलेट पॉइंट में एक्सप्लेनेशन ने मुफ्ते के आपको 7 मार्क्स दे रहा है वो, फिर आपको वो और मुफ्ता और बांटना चाह रहा है। डिफाइन द टर्म वेरिएबल कॉस्ट, डे 1 कॉस्टिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, एग्जांपल मटेरियल। फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, एग्जांपल यूटिलिटी बिल। फिर तीसरा फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, एग्जांपल रेंट। फिर जी स्टेट 3 assumptions when assumptions made when using marginal costing। अच्छा भाई जब मार्जिनल कॉस्टिंग आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या अजम्पशन होती है आपकी। नॉर्मली अजम्पशंस क्या होती है कि भाई जितने भी यूनिट्स बनेंगे सब बिक जाएंगे, ठीक है ना। हमने दिमाग में ये रखा होता है कि भाई यूनिट्स जो है ये सारे के सारे सेल भी हो रहे हैं, क्योंकि आप बना सकते हो ना, बेच तो जरूरी नहीं सकते। फिर दूसरा ये है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस और आपने सोची हुई है वो पूरा थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगी। और तीसरी चीज कि सारी रिसोर्सेज अनचेंज रहेंगी, मटेरियल अवेलेबल रहेगा हमेशा, और आपकी जो लेबर है वो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं जो आप मार्जिनल कॉस्टिंग के टाइम पे बनाते हैं। कोई भी कॉस्टिंग आप करें कुछ ना कुछ अजम्पशन सेट करके आप करते हैं।
तो ये कुछ assumptions के आपको नाम लिखने हैं यहाँ पे 3 मार्क्स आपको और मिल गए। तो ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन भी करा दिया तुम लोग को। देखा जाए तो मेजोरिटी पार्ट तो मिलता जुलता ही था, कुछ खास चेंज तो नहीं था, ऐसे ही सारे क्वेश्चन। हाँ कभी कभार एक आध पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, उसके अंदर कोई परेशानी हो तो पूछ लें, बाकी अब सारे क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व करें। हाँ इसमें एक क्वेश्चन मैं खुद कह रहा हूं उसको अभी स्किप कर दीजिएगा, वो भले आप नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर दीजिएगा, ज़ुम्बी। ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन आपका क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं आते, तो इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो करंटली वो टेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्किप करके बाकी आप सारे करें, ठीक है जी। इसकी तीसरी assumption ये है कि आपकी जो अदर फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन, ये सब एज इट इज रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो पूछ लो, अदरवाइज दैट्स इट, यू कैन लीव।